जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सब जानते हैं कि यूपीएससी और जिंदगी नामा यूट्यूब चैनल पर हम आपसे कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सार्थक संवाद। साथियों, इस कड़ी में आज हमारे साथ उपस्थित हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पीजी डीएवी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मंगलदेव सिंह सर। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, सर के परिचय में थोड़ा सा और हम कुछ चंद लाइनें जोड़ेंगे जिससे आप सर के व्यक्तित्व की गहराई को थोड़ा सा समझ पाएं, जिससे आप इस बातचीत से कनेक्ट करें। साथियों, सर को हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जी द्वारा संविधान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर लगभग 12 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक विषयों में लगातार शोध करते रहे हैं और एक प्रसिद्ध विचारक हैं। सर विश्वविद्यालय जीवन में छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय प्रोफेसर माने जाते हैं। सर, अब छात्रों की जो जिज्ञासाएं हैं, सामान्य जन की जिज्ञासाएं हैं, इवन की मेरी भी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं और उसको आप शांत करने में बिल्कुल योगदान दीजिएगा। सर, मेरा पहला सवाल थोड़ा सा बहुत बेसिक है कि जब कोई छात्र 12वीं के बाद विश्वविद्यालय जीवन में प्रवेश करता है, ऑफ कोर्स आप लोगों के पास जब आता है तो उसका टेम्परामेंट ऐसा होता है कि विश्वविद्यालय उसके लिए बिल्कुल एक नई जगह और सपनों की दुनिया होती है। तो सर, आप लोग किस तरह से बच्चों के फ्यूचर को शेप करने में और बच्चे किस तरह से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके विश्वविद्यालय जीवन से निकलते हैं? जी, सर्वप्रथम 12वीं के बाद जब बच्चे के अंदर एक उत्सुकता होती है कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेगा, एडमिशन लेगा, और जब उसके अंदर जब हम लोग देखते हैं क्लासेज में जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं, एडमिशन के बाद पहली क्लास में आते हैं, तो उनके आंखें बताती हैं कि उन्हें कितना कुछ सीखना है, कितना कुछ पाना है, कितना कुछ जानना है। और उस उत्सुकता और उस उद्देश्य के साथ वो कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, मुख्यतः दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेते हैं। तो प्रवेश लेना भी कितना कठिन है, यह भी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। और प्रवेश के बाद की जो उनकी उत्सुकता दिखाई देती है, उससे हम लोगों को भी खुशी होती है कि कुछ बच्चे जो आए हैं वो बहुत कुछ सीखना और बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप लोग कैसे शेप करते हैं उनके फ्यूचर को, क्या कुछ सिखाते हैं आप लोग? इसमें मुख्यतः कॉलेज में हम सभी प्राध्यापक प्रोफेसर से ध्यान रखते हैं कि जो एकेडमिक गतिविधि है 12वीं के पहले की और ग्रेजुएशन, उसमें मुख्यतः कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। बिल्कुल। और उस अंतर में जैसे 12वीं तक जो बच्चा जिस भी बोर्ड से पास आउट होता है, यहाँ तो सभी बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो और सभी बच्चों का लेवल कहें तो मतलब अलग अलग फील्ड के हैं और अलग अलग कोर्स में वो एडमिशन लेते हैं। तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि बच्चे का जो बेसिक है, जो मूलभूत है, वहां से हम लोग स्टार्ट करें और बच्चा जहां तक जाना चाहे वो उसके ऊपर है। तो हम लोग का प्रयास रहता है कि उनकी नर्चरिंग, उनको शेप बिल्कुल बेस से, क्योंकि जब तक नींव नहीं मजबूत होगी तब तक उस पे कोई अट्टालिका मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि बच्चों की नींव को बहुत मजबूत किया जाए और मेंटली भी उन्हें कॉलेज में पढ़ने का जो एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर है, सर्कमस्टांसेज है, उसमें बैलेंस कैसे एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलम में कैसे बैलेंस रखना है, इसके लिए भी उन्हें हम लोग तैयार करते हैं। सर, हमारा जो दूसरा सवाल है वो यहीं से उत्पन्न होता है, क्योंकि हम जब रिसर्च कर रहे थे तो मुझे मालूम हुआ कि आप भी यूपीएससी की फील्ड से हैं और उसके बाद आप प्रोफेसर बने। सर, आपने विश्वविद्यालय जीवन में, चूंकि जब आप पढ़ाते हैं विश्वविद्यालय के अंदर, तो विश्वविद्यालय जीवन के छात्रों के और यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के जो नेचर में एक अंतर देखते हैं या पढ़ने के अप्रोच में अंतर देखते हैं, वो क्या होती है? देखिए, जो है यूपीएससी देने के लिए भी सामान्यतः जो योग्यता है उसको एटलीस्ट आपको ग्रेजुएट स्नातक होना चाहिए। इसलिए आपको पहली जो सीढ़ी है वो ग्रेजुएशन तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो मुख्य प्रश्न है कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जो एकेडमिक या शैक्षणिक जो माध्यम है, मेथड है, अप्रोच है, उसके और यूपीएससी के अप्रोच में क्या मुख्यतः अंतर होता है? जी सर। जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं तो उस समय आपका ध्यान, जो आपका अप्रोच होता है, वो एकेडमिक होता है। और इवन जब आप रिसर्च भी कर रहे होते हैं तो किसी विषय को लेकर के आप उसके डेप्थ में जाते हैं और वहां तक डेप्थ में जाते हैं कि जहां से कुछ नया आप कर पाएं, नया सर्च कर पाएं और उसके माध्यम से इन फ्यूचर भविष्य में बच्चों को लाभ हो। तो एक एकेडमिक ओरिएंटेशन जो होता है, अप्रोच जो होता है, वो एकेडमिक होता है।
बिल्कुल। तो सर यूपीएससी में यूपीएससी के लिए अप्रोच में, क्योंकि यूपीएससी एकेडमिक तो है ही, लेकिन एकेडमिक के साथ साथ आपको वहां कंपटीशन देना है, और कंपटीशन में कुछ लोगों को आप जब तक आप पीछे नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं आएंगे। तो आपका अप्रोच एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव अप्रोच यूपीएससी जो मांगता है वो स्पेशलाइज से बजाय जनरलाइज, एक सामान्य जानकारी जो हो, लेकिन सामान्य जानकारी का जो लेवल हो वो बेस्ट एनालिसिस और कॉन्सेप्ट लिए हो। तो थोड़ा सा अप्रोच जो होता है स्टडी का उसमें आपको थोड़ा अंतर दिखाई दे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपका अप्रोच कॉम्पिटिटिव न हो। अगर आपको यूपीएससी देना है तो एकेडमिक अप्रोच के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच लेकर के चलना पड़ेगा, तब आपको सफलता जल्दी मिलेगी। बिल्कुल सर। सर इस बातचीत को थोड़ा सा और गहराई प्रदान करने के लिए हमारे दूसरे सेगमेंट पे चलते हैं, जी जी, जो कि इसी से थोड़ा सा जुड़ता है जी, कि सर राजनीति विज्ञान या अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो आप PSIR पढ़ाते हैं, आप उसके प्रोफेसर हैं, उस विषय का कई बार यूपीएससी के अंदर भी और विश्वविद्यालय जीवन में भी लोगों के मन में एक सवाल होता है कि आखिर PSIR को पढ़ा कैसे जाए, तो उसकी सही अप्रोच सर क्या होगी, वो हमें थोड़ा सा बताएं। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने जो है मेरे विषय से संबंधित है। आज केवल राष्ट्रीय राजनीति नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी, मीन्स शैक्षणिक जगत में, विश्वविद्यालयों में तो पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान पॉपुलर है ही। एक आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए भी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल चर्चाएं, चाहे वो ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, ग्लोबल ऑर्डर हो या राष्ट्रीय राजनीति हो, हर व्यक्ति पॉलिटिक्स को समझना और जानना चाहता है। बिल्कुल सर। लेकिन जब एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, एक तो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सोशल साइंस का सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के आगे साइंस लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल साइंस में कॉन्सेप्ट और थियरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसा आज का ग्लोबल ऑर्डर है, जिस प्रकार अमेरिका की एक्टिविटी है या दुनिया की जो वैश्विक संस्थाएं हैं या दुनिया के जो देश हैं, एवरीडे पर डे कुछ न कुछ जो है क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल सर। इवन की राष्ट्रीय राजनीति में भी हर स्तर पे परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ अगर आपको इन घटनाओं का और इस तरह की एक्टिविटी का या इस तरह के निर्णयों का एनालिसिस करना है, तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट को जानेंगे तो बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे कि कोई देश ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या नेशनल इंटरेस्ट है। लेकिन दूसरा, जब एक स्टूडेंट के लिए PSIR की बात होती है, पॉलिटिकल साइंस की बात होती है, तो यूपीएससी में प्रीलिम्स, मेंस, ठीक है, मेंस का एक पूरा पेपर और इंटरव्यू और ऐसे में भी कोई ना कोई टॉपिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता ही होता है। तो एक मेजर पार्ट पॉलिटिकल साइंस कवर करता है, जो आपकी एक समझ को, समाज और राजनीति की समझ को भी सुनिश्चित करता है और आपके व्यक्तित्व में भी चीजों को एनालिसिस करने का जो है एक प्रॉपर बेस तैयार करता है। इसीलिए बच्चों के बीच आज सबसे ज्यादा पॉपुलर यूपीएससी के लिए जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। सर आजकल भारतीय राजनीति में लोगों के जिज्ञासाओं को अगर देखें जी, तो बहुत सारे लोग राजनीति की बात करते हैं, खासकर उत्तर भारत में। जैसे तो समस्त अपने देश या दुनिया में राजनीति को समझना एक बहुत अच्छी चीज भी है, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे होते हैं उसके पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को आप समझना चाहते हैं। तो सर आजकल नुक्कड़ चौराहों पे जो चाय की दुकान की राजनीति है और जो मेन स्ट्रीम की राजनीति है, उसमें अंतर आप क्या देखते हैं? बहुत अच्छा। भारतीय राजनीति को समझना और भारतीय राजनीति को पढ़ना, इन दोनों में अंतर है। समझने के लिए जो आपने प्रश्न किया कि एक चाय की दुकान पे एक आम आदमी जब पॉलिटिक्स की चर्चा करता है और एक उसको जब एक पॉलिटिकल साइंस का टीचर या विद्यार्थी उस पर चर्चा करता है, दोनों में एक मूलभूत अंतर है। मूलभूत अंतर यह है कि एक आम आदमी जो थियरी और कॉन्सेप्ट को नहीं जानता, लेकिन उस पॉलिटिकल डायमेंशन से होने वाले फायदे और नुकसान को जानता है, इसलिए वो इधर उधर की बात नहीं करता है, वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स पे हिट करता है। हिट करने का मेरा तात्पर्य है कि वो बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करता है कि कौन सी पार्टी की कौन सी पॉलिसी या किससे उसे फायदा हो रहा है, किससे नुकसान हो रहा है, अगर अमेरिका ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो वो व्यवहारिक बहस करते हैं। जब थियरी की बात आ जाती है तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट या स्टूडेंट उसको थियराइज करते हैं, और कई बार थियरी, ठीक है, प्रैक्टिकल में 100% एप्लीकेबल नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि राजनीति निर्भर है समाज पे
और समाज निर्भर है मनुष्य पे, और मनुष्य का जो चिंतन है वो प्रत्येक सेकंड परिवर्तित होता रहता है। इसलिए समाज क्या निर्णय लेगा, जो पीछे लिया था वो आगे वैसा ही सोचेगा, इस पे भविष्यवाणी करना। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को साइंस तो कहा गया, प्योर साइंस नहीं कहा गया। तो व्यवहार और सिद्धांत की राजनीति को कोई किसी को देखना हो तो भारतीय राजनीति में देखा जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र की राजनीति, सभी दलों का सभी दलों के साथ गठबंधन, ये एक अलग तरीके का प्रयोग भारतीय राजनीति में ही दिखता है। बिल्कुल सर। बिहार की राजनीति को समझना हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना हो, तो राजनीति जैसा किताबों में है उससे कुछ अलग दिखती है, और उसको जानने के लिए समाज में और उन क्षेत्रों में घूमना और समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसको थियरी से, सिद्धांत से जोड़ पाएंगे। इसका मतलब सर व्यवहारिक स्तर पर राजनीति आपको समझ में आएगी। बिल्कुल सर, मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट जो नुक्कड़ चौराहों पर की राजनीति और विश्वविद्यालय राजनीति आई होप दर्शकों को समझ में आई होगी। मेरी भी एक जिज्ञासा थी सर, मेरे एक मित्र ने, जब मैंने सूचना दी कि आपसे हम आज संवाद करने वाले हैं, मेरे मित्र ने एक बहुत विश्वविद्यालय जीवन से सवाल पूछा कि सर विश्वविद्यालय के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय में खासकर जो ऑनर्स के कोर्सेज होते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, कई बार कहा जाता है कि उनका जो संबंध है वो सीधे सीधे उसका फायदा यूपीएससी ऑप्शनल के अंदर होता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आप जो आपकी जिज्ञासा है बिल्कुल सही प्रश्न भी है, और इसका उत्तर भी यही है कि ये बिल्कुल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले ऑनर्स के कोर्सेज हैं, इवन बीए प्रोग्राम जो दूसरे कोर्सेज हैं, उनका भी जो भी सिलेबस या पाठ्यक्रम जो है वो पूर्णतः यूपीएससी के सिलेबस पे आधारित, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस वो सिमिलर है ऑलमोस्ट यूपीएससी के सिलेबस से, और इसीलिए बच्चों का जो रुझान है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने का, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में अगर वो बच्चा यहाँ का सिलेबस पढ़ता है तो नो डाउट कि उसको यूपीएससी के प्रिपरेशन में, उस सब्जेक्ट की तैयारी में पूर्णतः लाभ मिलता है, क्योंकि उन्हीं विषयों का थोड़ा सा डायमेंशन और एक्सपेंशन हो जाता, डायमेंशन चेंज हो जाता है, थोड़ा सा उसका विस्तार हो जाता है। अदरवाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, करिकुलम है, वो पूर्णतः यूपीएससी के पाठ्यक्रम से मिलता जुलता है। बिल्कुल सर, मुझे उम्मीद है कि मेरे मित्र का जो डाउट है आज क्लियर हो गया होगा सर के माध्यम से। सर, हम करंट की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे, आजकल के अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषयों की तरफ। तो हाल ही में सर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। तो सर, हम भारत के संदर्भ में समझना चाहते हैं कि यह समझौता भारत के आम नागरिकों में, विशेषकर युवाओं में रोजगार के स्तर पर और भारत की वैश्विक स्थिति को किस तरह से एक अलग दिशा में ले जाने वाला ये समझौता होगा सर? बहुत अच्छा। भारत और यूरोपीय देशों के बीच जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो समझौता संपन्न हुआ, वो भारतीय राजनीति और भारत के हित के साथ साथ ये वैश्विक राजनीति के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। भारत सरकार का एक सराहनीय पहल और कदम है। जिस तरह आप देखेंगे कि वैश्विक राजनीति में जब विकसित देश केवल ग्लोबलाइजेशन और WTO, लेकिन लास्ट 4 या 5 ईयर से इन्हीं विकसित देशों के द्वारा रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और अमेरिका के द्वारा बार बार टैरिफ और टैक्स का बढ़ाया जाना, ऐसे संदर्भों में भारत सरकार के द्वारा लिया गया ये कदम और किया गया ये समझौता निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को और भारत के इंटरेस्ट में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इससे न केवल जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी, इससे ग्लोबलाइजेशन का जो कंटेक्स्ट था, उस कंटेक्स्ट में भी जो है भारत और यूरोपीय देश दोनों को फायदा होगा, और बैलेंस ऑफ पावर को भी ये कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करेगा। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि शायद आप ये बात कहना चाह रहे होंगे कि जो अभी यूएस के साथ हमारी डील हुई, वो डील इस डील से प्रभावित बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि यूरोपीय देशों के साथ संपन्न समझौते के बाद अमेरिका ने भी इस तरह का समझौता भारत के साथ किया है। तो एक जो प्रभाव होता है, जो उसका असर होता है, वो हमारा जो है वो भी दिखाई दे रहा है वैश्विक राजनीति पे। तो ये भारत सरकार और भारत के लिए बहुत ही एक अच्छी पहल और सराहनीय कदम है, और ये नो डाउट कि भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय राष्ट्र को एक बेहतर परिणाम देगा। सर, वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अंदर अगर हम भारत की विदेश नीति को देखें, हमारा अगला सवाल इसी से है कि वर्तमान संदर्भ में भारत की विदेश नीति जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि 21वीं सदी की जो चुनौती है जियोपॉलिटिक्स में,
और ये जिन बदलावों से आज का विश्व गुजर रहा है, क्या हमारी भारत की विदेश नीति बिल्कुल फिट बैठती है, सही फैसले लिए जा रहे हैं? भारत ही नहीं, किसी भी देश की विदेश नीति एक गतिशील और परिवर्तनशील अवधारणा से जुड़ी होती है, लेकिन गतिशील और परिवर्तनशील होने के साथ साथ उसके कुछ मूलभूत लक्ष्य होते हैं और मूलभूत आधार होते हैं। जैसा कि भारत 1947 से लेकर के अभी तक कैसे कंटिन्यूटी और चेंज, एक सतत प्रक्रिया और परिवर्तन दोनों भारतीय विदेश नीति में दिखाई दिए, और 1990 के बाद तो स्पेशली दिखाई दिए, और आज 2014 के बाद उसमें स्पष्टतः परिवर्तन दिखाई देने लगा। जैसा कि पहले भारत आइडियलिस्टिक था, देन रियलिस्टिक हुआ, और आज भारत की विदेश नीति प्रैग्मेटिक तक पहुंच चुकी है, जो भारतीय राष्ट्र के इंटरेस्ट में भी है। इसलिए मेरा मानना है कि भारत की विदेश नीति वर्तमान ग्लोबल ऑर्डर, वर्तमान वैश्विक राजनीति और वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में जिस प्रकार का रोल और जिस प्रकार की स्ट्रेटजी और निगोशिएशन करना चाहिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारत सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि भारत का जो उद्देश्य था उसमें हम यूरोपियन यूनियन, जैसा अभी आपने पूछा, और अमेरिका के साथ भी डील, तो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी और जो डिफेंस रिलेटेड जो स्ट्रेटेजिक इशूज हैं, रणनीतिक इशू हैं, उस पे भी भारत सरकार या भारत आगे बढ़ रहा है। इसलिए 2047 का जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, उस दिशा में सरकार द्वारा जो भी किया जा रहा है मेरे अनुसार बिल्कुल ठीक है, और भारत को और भी करने की जरूरत है। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन सरकार निश्चित रूप से सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा एक विदेश नीति के नेचर को। 1960s-70s के दौर में नैम नाम का एक संगठन, साथियों आपको बता दूं कि नॉन अलाइंग मूवमेंट, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे शुरू हुआ था। जैसा कि सर ने कहा, गुट निरपेक्षता आंदोलन उसको कहते थे। तो हमारी विदेश नीति काफी लंबे समय तक गुट निरपेक्षता के संदर्भ में चली है। तो सर, आज गुट निरपेक्षता की नीति क्या भारत की विदेश नीति के अंदर प्रासंगिक है या नहीं? गुट निरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता का जो विषय है, ये 1991 या 1990 के बाद, स्पेशली 1991 के बाद से रेगुलर ये एकेडमिक जगत में डिस्कोर्स का विषय बना हुआ है कि क्या नैम रिलेवेंट है कि नहीं है। इस विषय को हम दो परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। एक उस समय की परिस्थिति, दूसरा नैम का लक्ष्य। तो जो परिस्थितियां थी जिस संदर्भ में, जैसे उस समय दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, शीत युद्ध का दौर था, तो दो गुटों को ध्यान में रखते हुए भारत जैसे जो दक्षिण के देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इन लोगों ने एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने के उद्देश्य से और किसी भी गुट में शामिल न होने, उस परिस्थिति में गुट निरपेक्ष आंदोलन को सपोर्ट किया। लेकिन जैसा कि 1990-91 सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद एक गुट जब खत्म हो जाता है, तो गुट निरपेक्षता की नीति पर स्वतः ही जो है प्रश्न लग जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आज के समय में क्या ये रिलेवेंट है कि नहीं। तो परिस्थिति के संदर्भ में अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता की बात करेंगे, तो वह परिस्थितियां अब नहीं है वैश्विक जगत में, इसलिए परिस्थिति के संदर्भ में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता नहीं है, ये कहा जा सकता है। लेकिन जो उद्देश्य थे, आज ग्लोबल साउथ की बात की जा रही है, उस समय साउथ की बात की जा रही थी, और आज भी जो डेवलप विकसित देश और वर्षित विकासशील देश के बीच जो इशूज हैं, या जो पुअर गरीब कंट्री हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो इशूज हैं, वो आज भी एज इट इज, या एनवायरमेंट का जो इशूज है वो आज भी बने हुए हैं। लेकिन आवश्यकता क्या होगी गुट निरपेक्ष आंदोलन को? एक सशक्त, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की, जो भारत जैसा देश ही दे सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज गुट निरपेक्ष आंदोलन गुट नेतृत्व विहीन सा हो गया है। इसलिए अब जो है आप देखेंगे कि इसको लेकर के कोई सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। इसकी प्रासंगिकता तभी उभर करके आएगी जब ग्लोबल साउथ के देश, भारत जैसे देश, इसको नेतृत्व प्रदान करेंगे। बिल्कुल सर, भारत ग्लोबल साउथ को नेतृत्व करने के लिए मुझे लगता है तैयार भी है, जैसा बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो प्लेटफॉर्म गुट निरपेक्षता होगा, क्योंकि गुट निरपेक्षता आंदोलन उस परिस्थिति में था, आज वैसी परिस्थिति नहीं है। तो ग्लोबल साउथ को लीडरशिप भारत सरकार किसी नए नाम से देना पसंद करेगी या गुट निरपेक्षता, ये तो इस पे कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी है, भविष्य की बात।
सर अब हमारी बातचीत दोस्तों थोड़ी सी डीप चली गई। आई होप कंसेप्चुअल टॉक हो गई और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद भी आएगी। सर ने बहुत अच्छे से उसको एलेबोरेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए सर को मैंने रोका नहीं। सर अब थोड़ा सा इस टॉक को थोड़ा हल्का करें। बिल्कुल बिल्कुल। और सर हमारा जो चौथा सेगमेंट है साथियों वो रैपिड फायर राउंड होता है, और रैपिड फायर राउंड के अंदर सर मैं जो सवाल आपसे करूंगा, जो मेरी जिज्ञासाएं होंगी उसके संक्षिप्त उत्तर के साथ उसको शांत करना है आपको। तो सर इस कड़ी में हमारी पहली जिज्ञासा ये है कि आज के युवाओं के संदर्भ में बताइए कि उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। आज के युवाओं के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती वो है अनिश्चितता है। वो ये निश्चित ही नहीं हो पा रहे हैं कि उन्हें करना है, क्या करना है और कैसे करना है। और इस अनिश्चितता के दौर में एक युवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसे सही मार्गदर्शन मिलना, और सही मार्गदर्शन से पहले एक युवा को अपनी क्षमताओं का आकलन करना चाहिए। कहीं ना कहीं सर क्लैरिटी के अभाव की बात इसको कह सकते हैं कि क्लैरिटी, और क्लैरिटी न होने का कारण यह है कि जिस प्रकार की जानकारियां सोशल मीडिया के थ्रू, कभी जो देखेंगे उन्हें वह पसंद आएगा, कभी कुछ और देख लेंगे उन्हें वो पसंद आएगा। तो ये क्लैरिटी उनके जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के युवाओं के समक्ष। और वो जो करना भी चाहते हैं वो जल्दी में करना चाहते हैं, मतलब उसका रिजल्ट जो है उन्हें तुरंत चाहिए। सर तो हमारा दूसरा सवाल है कि जैसे यूपीएससी की तैयारी में बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि खासकर जब हम 12th में होते हैं या 12th के बाद जब ग्रेजुएशन में जाते हैं, वैसे ही यूपीएससी और पीसीएस के संबंध में ये सवाल होता है कि क्या ग्रेजुएशन के दौरान ही यूपीएससी की तैयारी करें या ग्रेजुएशन के बाद कर लें या ग्रेजुएशन से भी पहले स्टार्ट करें। जी, मेरा खुद का अनुभव है और मैं सभी दर्शकों को बताना भी चाहूंगा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुहूर्त या कोई ग्रेजुएशन या 12th करने के बाद ही स्टार्ट करें। एक लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, और आप स्कूलिंग से ही अगर आपका अप्रोच है तो कॉम्पिटिटिव अप्रोच के तहत आप उसको सीखते हैं। लेकिन फॉर्मली अगर मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूं तो बच्चों को अप्रोच तो कभी से वो शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लें और फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कम से कम एटलीस्ट फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद सेकंड ईयर में आ जाएं, या सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद ही उन्हें प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे, जिससे क्या होता है कि एक कॉलेज लेवल वो समझ भी चुके होते हैं और यूपी एक मेच्योर एज वाइज भी वो मेच्योर हो चुके होते हैं और एक समझ डेवलप हो चुकी होती है। इसलिए ग्रेजुएशन में आने के बाद कंप्लीट होने का वेट न करें, विद इन अ ग्रेजुएशन बैलेंस बनाते हुए उन्हें यूपीएससी की प्रिपरेशन फॉर्मली स्टार्ट कर देनी चाहिए, जैसा मेरा मानना है। सर चूंकि आपका विषय ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध और ये राजनीति विज्ञान है, तो सर रैपिड फायर में भी हमने एक सवाल विदेश नीति से रखा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स मेरे भी इंटरेस्ट का विषय रहा है। तो सर आज की विदेश नीति को आप कैसे देखते हैं? आक्रामक है, संतुलित है या रक्षात्मक है? आज की विदेश नीति आक्रामकता लिए हुए संतुलित है। क्योंकि भारत की पहले विदेश नीति निश्चित रूप से जो है वो डिफेंसिव थी, लेकिन वर्तमान सरकार, वर्तमान नीति में एक मेजर परिवर्तन आया है और भारत का इंटरेस्ट किसमें है, भारत का राष्ट्रीय हित किसमें है, इसको देखते हुए सरकार ने सक्रिय विदेश नीति का परिचय दिया है। और भारतीय राष्ट्र के हित को देखते हुए आप देखेंगे 1901 उदाहरण के माध्यम से आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि पहले भारत उन्हीं देशों के साथ संबंध बना रखता था जहां डेमोक्रेसी होती थी। आज भारत उन सभी देशों के साथ राजनयिक संबंध रखता है जिन देशों के साथ भारत का राष्ट्रीय हित जुड़ा हुआ है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अभी कुछ दिनों पहले ही इवन अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ भी भारत के दूतावास और राजनयिक संबंध शुरुआत हुई है। यह भारतीय विदेश नीति का एक बेहद परिवर्तनशील कदम है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय विदेश नीति बदलती दुनिया के आधार पर बदलती विदेश नीति, जिससे भारत का राष्ट्रीय हित परिपूर्ण हो सके। बिल्कुल सर। अब सर थोड़ा सा यूपीएससी के स्टूडेंट और सामान्य जीवन के व्यक्तियों से जुड़े हुए एक जिज्ञासा थी, सफलता का मूल मंत्र आपकी नजर में क्या है, अनुशासन या जुनून? मेरे अनुसार महत्वपूर्ण तो दोनों हैं, लेकिन अनुशासन और जुनून में अगर किसी एक को चुनना हो तो जुनून उसमें सबसे पहले आ जाता है। क्योंकि अगर आपके अंदर जुनून नहीं है कुछ करने के लिए तो कई बार अनुशासन बोझिल भी होने लगता है। तो अनुशासन आवश्यक है, लेकिन अनुशासन के से भी महत्वपूर्ण है
आपके अंदर कुछ करने की, यूपीएससी देने की, यूपीएससी एग्जाम पास करने की एक जुनून हो, और जुनून होगा तो अनुशासन अपने आप आने लगेगा, क्योंकि आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। अर्थात हम ये कहें कि सर यहाँ पर जुनून जीत गया। जी सर एक सवाल बड़ा बेसिक सा है कि एक आदत ऐसी जो हर छात्र को तुरंत छोड़ देनी चाहिए, जो छात्रों में होती है, छोटी मोटी गलतियां या जो उनके जीवन को काफी बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करती है। वर्तमान दौर में छात्रों को तुरंत छोड़ने की चीज है वो है, जब तक वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तक अपने सोशल सर्कल को मिनिमाइज कर दें, क्योंकि टाइम आपके पास 24 आवर ही है, उसी में आपको तैयारी भी करनी है और उसी में आपको सोना और जीवन की अन्य गतिविधि भी फॉलो करनी है। तो मेरा मानना है कि सोशल लाइफ जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको मिनिमम रखें, जितनी जरूरत है उतनी रखें, जिससे मैक्सिमम टाइम आप अपने गोल, अपने टारगेट, अपने प्रिपरेशन को दे सकें। इसलिए सोशल सर्किल को कम रखना चाहिए, और अगर ज्यादा बड़ी सोशल सर्किल है तो उसको कम कर देना चाहिए। सर सोशल सर्किल की आवश्यकता हमें शुरुआत में कम रखनी चाहिए, मैं ये समझ सकता हूँ? हाँ, तैयारी के दौरान कम रखनी चाहिए, बाद में आप उसको बढ़ा सकते हैं। बाद में आप अपने नेचर के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ओके सर, हमारी जो बातचीत है वो अंतिम दौर में बढ़ चुकी है और हमारा सेगमेंट 5 चलेगा, और अब थोड़ा आपके व्यक्तिगत जीवन की तरफ हम लौटेंगे जी। और आपको एक नोस्टैल्जिया के दौर में ले चलेंगे, जब आपकी उम्र 20 या 21 वर्ष रही होगी और आप पूर्वांचल के एक जिले से दिल्ली आते हैं। उससे संबंधित एक बड़ा प्यारा सा सवाल मेरे एक मित्र ने सजेस्ट किया था, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सर मेरा सवाल ये है कि आपका नाम है, जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर मंगलदेव सिंह। तो सर यदि 21 साल का एक लड़का जिसका नाम है मंगलदेव सिंह, यदि वो पूर्वांचल के एक जिले से अपने सुनहरे भविष्य के सपने लेकर के दिल्ली आता है, तो उस लड़के को आज दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए मंगलदेव सिंह जी क्या सलाह देना चाहते हैं, जिससे वो अपने आप को इस दुनिया में समायोजित कर पाए और ऑफ कोर्स जीवन में, करियर में एक अच्छी जगह बना पाए? संदीप जी, जो मेरी पृष्ठभूमि रही है, मैं पूर्णतः एक रूरल बैकग्राउंड से निकल करके दिल्ली आना और यूपीएससी से जुड़ना, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना एक लॉन्ग जर्नी का पार्ट है। लेकिन मैं उन सभी युवाओं को और उन सभी विद्यार्थियों को ये सलाह देना चाहता हूं कि पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखना है, और जिस भी बैकग्राउंड से आए हैं उस बैकग्राउंड को कभी नहीं भूलना है, और जिस माँ बाप ने आपको भेजा है उसको भी कभी नहीं भूलना है। लेकिन आपके हाथ में केवल और केवल आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है और सही राइट डायरेक्शन है। सही मार्गदर्शन आपको गेन करते हुए आपको अपने मंजिल की बिना चिंता किए हुए गीता का जो उपदेश है उसको ध्यान में रखते हुए आप मेहनत और मेहनत और मेहनत करते जाइए। निश्चित रूप से, ठीक है, यूपीएससी नहीं, पीसीएस हो गया या प्रोफेसर, कहीं भी आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आपको विचलित नहीं होना है, निराश नहीं होना है और अपने पथ पे आगे बढ़ते जाना है। मेरा मानना है कि जहां भी होंगे आप, जिस फील्ड में भी होंगे, आप बेहतर करेंगे और बेहतर नागरिक बनेंगे अगर आप अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं तो। साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल में सर का पूरा व्यक्तित्व निखर कर सामने आया और मुझे लगता है कि सर ने जो कहा वो बहुत अच्छी बात है कि चाहे आप रूरल बैकग्राउंड से हों या अर्बन बैकग्राउंड से हों, जो आपकी स्थितियां परिस्थितियां हैं, आपका घर परिवार है, माँ बाप हैं, उनके प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसे आप जरूर निभाएं, उसको ध्यान में रखें हमेशा, ताकि आपका उद्देश्य जो है और तेजी के साथ आप अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ पाएं। बिल्कुल। सर अब एक थोड़ा सा प्रेरक सवाल, क्योंकि अब हमारी बातचीत अंतिम दौर में है, मैं सर जानना चाहूँगा कि ऐसी 2-3 पुस्तकें आप हमें सुझाएं जाते जाते, जिससे कि जो कोई भी व्यक्ति उसे पढ़े और अपने जीवन में उसे उतार ले तो उसको एक दशा और दिशा मिले। और हम सर चाहेंगे कि एक कोई पुस्तक एकेडमिक बैकग्राउंड से, 1-2 पुस्तक मोटिवेशनल कुछ जी हमारे दर्शकों से शेयर करें। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा, और मेरा उद्देश्य ये है कि कुछ ऐसी पुस्तकें आपको सजेस्ट की जाएं जो केवल विद्यार्थियों के लिए न, बल्कि कोई भी आम आदमी इसको पढ़ करके
और मैं और बहुत ही सिंपल बुक सजेस्ट करना चाहूँगा जो मुझे पसंद आई पढ़ने के बाद, या जब मैं मोटिवेट होना चाहता था कि किसी तरह, या जब ट्रैक से, तो उसमें एक स्वामी विवेकानंद की किताब है बिलीव इन योर सेल्फ। बहुत ही जो है अच्छी, और कम शब्दों में, ऐसा नहीं कि आपको बहुत मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी। तो एक बार ये किताब आपको, विद्यार्थी हो या वैसे भी, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और मेरा सजेशन भी है कि अपने पे विश्वास जरूर रखना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी की ये किताब मुझे अच्छी लगी, इसलिए किसी को भी इसे पढ़ना चाहिए। दूसरी एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत पॉपुलर बुक है, बहुत सारे विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, मुझे भी पसंद है, तो मैं वो भी आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, द विंग्स ऑफ फायर। बिल्कुल सर। ठीक है। और इस तरह की एक और किताब है यू कैन, जॉर्ज मैथ्यू की। वो भी किताब बहुत अच्छी है, लेकिन वो इंग्लिश में है, और जो पढ़ना चाहे उसको पढ़ सकते हैं। ये मोटिवेशनल या उस तरह की किताबें हैं। एकेडमिक जगत में एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट या टीचर्स के रूप में मुझे जो किताबें बहुत अच्छी लगती हैं, उसमें एक है महात्मा गांधी जी की है हिंद स्वराज। वो बहुत पतली सी किताब है, सभी को पढ़ना चाहिए। एक बार उस समय की परिस्थिति और गांधी ने जो तर्क दिए हैं, गांधी से बहुत लोग सहमत नहीं रहते हैं, तो गांधी के बारे में समझने की एक अच्छी किताब है हिंद स्वराज, उसे जरूर पढ़ना चाहिए। और अभी जैसा कि हम लोग फॉरेन पॉलिसी पे बहुत सारे प्रश्न और उत्तर की चर्चा किए, तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी की बेसिक समझ के लिए बहुत अच्छी किताब है जे.एन. दीक्षित की। अब तो नहीं रहे, पुरानी किताब है, लेकिन भारतीय पृष्ठभूमि और फॉरेन पॉलिसी के समझ के लिए एक बहुत अच्छी किताब है, जो है जे.एन. दीक्षित इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और एक मैं ऐड करना चाहूंगा संदीप जी, जिसे संविधान की चर्चा पिछले कुछ सालों में भारत में बहुत हो रही है, तो संविधान को जरूर पढ़ना चाहिए। और मेरी पसंदीदा बुक भी है, वो है डी.डी. बसु की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। सर, अब एक कोई अंतिम संदेश आज इस पॉडकास्ट का आप दें, जो जाते जाते हमारे दर्शकों को, छात्रों को और सभी लोगों को प्रेरित कर जाए कि अपने जीवन में वो और तेजी से आगे बढ़े। समय और परिस्थिति को देखते हुए आप सभी युवाओं और विद्यार्थियों को मेरा पहला संदेश यही है कि किसी भी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट मेथड की तलाश न करें। जब आप शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं तो उसमें सफलता की संभावना बहुत कम होती है या 50-50 होती है, तो आप जल्दी निराश होते हैं, जल्दी पेशेंस होते हैं। और स्पेशली यूपीएससी के विद्यार्थियों को मैं ये सलाह अवश्य दूंगा कि उन्हें हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम से बिल्कुल नहीं भागना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है। इसके साथ दूसरा जो मैं अनुभव शेयर करना चाहूँगा, अनुभव भी और प्रेरक प्रसंग के रूप में, कि सभी बच्चों को और सभी माता पिता को अपने बच्चों या आपको खुद और आपके पेरेंट्स को अपने बच्चों की क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है, कितना कैपेबल है, मतलब आप अपनी क्षमताओं का आकलन आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि आप 10th पास किए हैं, 12th का एग्जाम दिए हैं, या ग्रेजुएशन दे रहे हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। उस एग्जाम से आप अपने को एनालिसिस कीजिए, अपनी क्षमताओं के आकलन के बाद ही डिसाइड करिए कि हमारे लिए यूपीएससी बेटर है या हमारे लिए कोई अदर फील्ड बेटर है। तो दूसरी सलाह मेरी ये है कि आपको अपनी क्षमताओं का आकलन करना चाहिए। तीसरी सलाह यह है, स्पेशली यूपीएससी के लिए, यूपीएससी की तैयारी केवल उन्हीं बच्चों को करना चाहिए जिन बच्चों के अंदर यूपीएससी क्रैक करने का जुनून हो। केवल इसलिए नहीं कि आपके पेरेंट्स के पास पैसे हैं और आप कोचिंग ले लिए और तैयारी करना शुरू कर दिए लोगों को बताने के लिए, क्योंकि यूपीएससी एक लॉन्ग प्रोसेस है और लेबर की डिमांड करता है। तो आप यूपीएससी की तैयारी तभी करें जब आपके अंदर वो जुनून हो। और लास्ट पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा, आपके जीवन में अपने पे आत्मविश्वास रखें, पहली बात। कभी भी कठिन परिश्रम से भागे न, दूसरी बात। तीसरा, किसी से कंपैरिजन मत करें, कभी भी तुलना करने से बचना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने सभी की क्षमताएं अलग अलग बनाई हैं, सभी की परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो तुलना करने, कॉम्पिटिटिव हो लेकिन तुलना करने से बचें। और आज के दौर में पेशेंस बहुत जरूरी है, तो पेशेंस को बनाए रखें। राइट वे में, राइट गाइडेंस में आप आगे बढ़ें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में सफलता को प्राप्त करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की हमारी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि ये प्रेरक बातचीत आपको बेहद पसंद आएगी, और यदि ये बातचीत पसंद आए तो आप लोग
वीडियोस को ज़रूर लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जिस पर्सनालिटी से आज हम मुखातिब हैं उनको 40-50 मिनट 1 घंटे में डिकोड कर पाना, निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सर से हम एक प्रार्थना ज़रूर करेंगे कि आने वाले समय में फिर हम सर से कांटेक्ट करें और सर आप लोगों के बीच उपस्थित हों। सर आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस संवाद में शामिल होने के लिए।